मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट क्यों होता है, मैनेजमेंट के क्या क्या लेवल्स हैं, ये सब तो हम पीछे के वीडियोस में कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप पीछे जाकर उनको देख सकते हो। लेकिन मैनेजमेंट जो कि बिजनेस स्टडीज़ क्लास 12th का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और आगे हर बिजनेस क्यों आपकी लाइफ का मैनेजमेंट एक इतना इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और उसके फंक्शंस क्या हैं, किस तरह से हम उसको करते हैं, स्टेप्स क्या हैं। प्रोसेस हमने करा था ना कि मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस, तो उस प्रोसेस के अलग अलग स्टेप्स कौन कौन से हैं ये तो हम नहीं कर पाए थे। तो चलो आज के इस वीडियो में आप मेरे साथ इस सेशन में करोगे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट और नेचर एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। लेकिन आज के सेशन को मिस बिल्कुल मत करना, क्योंकि एंड में हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं। इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, अपना पेपर और पेन ले आओ, क्योंकि यही एक चैनल है जहां पर आप नोट्स और क्लास साथ साथ करते हैं। स्क्रीन पे नोट्स हैं, आप उनको अपनी कॉपी में नोट करिए। बिजनेस स्टडीज मीन्स कीवर्ड्स, आपको अपने एग्जाम में कीवर्ड्स लिखने बहुत ज़रूरी हैं। सारे कीवर्ड्स नोट करते जाओ अपनी कॉपी में, और ये आपके नोट्स बनते चले जाएंगे, सेल्फ मेड नोट्स। सो लेट्स बिगिन। तो किसी भी कंपनी में मैनेजर को बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। आपको भी अपने घर में काम करना पड़ता है, स्कूल में काम करना पड़ता है, हर जगह आपको काम करने पड़ते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट आपकी लाइफ के हर फेसेट में है। तो यहाँ हम बात करें बिजनेस में जो मैनेजर्स हैं उन्हें भी करने पड़ते हैं। तो वो जो स्टेप्स हैं उन्हें हमने 5 तरह से डिवाइड किया है इस प्रोसेस को। पहला है प्लानिंग, दूसरा है ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा है स्टाफिंग, चौथा है डायरेक्टिंग और पांचवा है कंट्रोलिंग। इन पांचों के बारे में हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। और हमारे हर मैनेजमेंट का रीज़न क्या होता है ये आपको याद होगा, हमारा गोल। जो भी गोल है हमारे पास वही सबसे इम्पॉर्टेंट है। और अगर हम इसका एक सीरीज बनाएं तो POSDC, क्लियर? STD करके आप याद कर सकते हो, POSDC। तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। सबसे पहले शुरू करते हैं हम प्लानिंग से। प्लानिंग क्या होती है? आपको हर जगह प्लानिंग चाहिए होती है, और प्लानिंग हर केस में इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको स्कूल जाना है तो आपको प्लानिंग चाहिए, एग्ज़ाम देना है तो प्लानिंग चाहिए, कुछ बनाना है खाना तो भी प्लानिंग चाहिए। प्लानिंग होती क्या है? अभी आपने कोई भी काम करा नहीं है, काम की शुरुआत सोचने से हो रही है, और ये जो दिमाग में काम चल रहा है ना, ये है प्लानिंग। किस दिन काम होगा, देखो यहाँ पर भी प्लानिंग है। आपको हर कंपनी में आपने देखा होगा बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं। उस मीटिंग में क्या होता है? क्या कोई काम होता है? नहीं, उसमें सिर्फ प्लानिंग होती है। किस चीज़ के बारे में? डिसीजन मेकिंग के बारे में। कौन कौन से डिसीजंस लेने हैं, क्या क्या क्राइटेरिया है। देखो ये सारे लोग मिलके सारा डेटा पढ़ेंगे कंपनी को ऊपर ले जाने के लिए, और फिर डिसीजन लेंगे। व्हाट इज़ टू बी डन, क्या करना है ये भी तो तय करेंगे। हु इज़ टू डू इट, कौन करेगा। इतने सारे लोग हैं आपकी कंपनी में, कौन करेगा, कब तक करेगा, कौन सी डेट को। सेट गोल्स, हम डेट्स डिफाइन करेंगे कि ये जो व्यक्ति है अपना यहाँ तक काम खत्म कर लेगा। तो गोल्स भी प्लानिंग है, अभी अभी हुआ कुछ शुरू नहीं है। वेज टू अचीव द गोल्स एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, हमने ये दोनों कर लिए थे। इफेक्टिवली टी है ना यहाँ पर, टाइम में अचीव करना, और यहाँ पर सी है लिमिटेड कॉस्ट में अचीव करना। फिर प्रॉब्लम्स को प्रिडिक्ट करना, अभी प्रॉब्लम्स आई नहीं है, प्रॉब्लम को प्रिडिक्ट करना। जैसे अगर कोविड का ही मैनेजमेंट ले लो तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगे, वैक्सीन पूरी पड़ेगी या नहीं, लोग उसे लेंगे या नहीं, किस स्पीड पे बढ़ रहा है, तो प्रॉब्लम्स को देखना। फिर कंटिजेंसी प्लान्स, उन्हें बचाने के लिए बनाना, जिसे हम कहते हैं ना प्लान बी, वो होता है कंटिजेंसी प्लान। मतलब हमारा एक प्लान जैसा हमने बनाया था उस तरह से अगर रिजल्ट्स बाद में नहीं दिए, हमने जब उसे अप्लाई करा और देखा नहीं चल रहा है, तो हम कंटिजेंसी प्लान बनाते हैं, जिसे हम कहते हैं प्लान बी। जैसे अभी पहला प्लान था मार्च के बोर्ड का एग्ज़ाम्स, नहीं हुआ, फिर उन्होंने कंटिजेंसी प्लान बनाया हुआ था कि अगर नहीं हुआ तो डिले करेंगे, फिर वो हो गया। अब आप देखो कंटिजेंसी प्लान है जून का, अब वो भी प्लान ही है ना, अभी आगे पता नहीं क्या होगा, तो ये हमारा होता है प्लान बी। फिर आता है, ये सिर्फ एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, इसमें लेबर इन्वॉल्व नहीं हुई है, इसमें वर्कर्स इन्वॉल्व नहीं हुए हैं, अभी काम कुछ नहीं हुआ है, सारा काम पेपर पे और आपके माइंड में है। और ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यूअस और परवेसिव है। आपको क्या लगता है कि एक बार प्लान करके CBSE ऐसी बैठ क्या होगा कि अब
जब एग्ज़ाम की डेट आएगी तब सोचेंगे, नहीं, ये कंटिन्यूअस है। जैसे जैसे चीज़ें चलती चली जा रही हैं, हम सोचते जाएंगे, प्लानिंग करते जाएंगे, डिसीजंस लेते जाएंगे, और परवेसिव है मतलब हर जगह है, हर स्ट्रीम में है। आपके बिजनेस के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, सेल्स है, मार्केटिंग है, प्रोडक्शन है, सब में गोल्स हैं। उन गोल्स को अचीव करने के लिए प्लानिंग है। ओके, प्लानिंग के बाद अगला आता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन। ये देखो ऑर्गेनाइजेशन, हमने ऑर्गेनाइजेशन में करे थे अलग अलग लेवल्स, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। तो ऑर्गेनाइजिंग का मतलब है डिसाइड करना कि हमारे पास कौन कौन से काम हैं और उन काम को करने के लिए रिसोर्सेज कौन से हैं। अब ये जो रिसोर्सेज हैं, ये मशीन्स भी हो सकती हैं, टेक्नोलॉजी भी हो सकती है, पैसे भी हो सकते हैं, मतलब ये जो है चीज़ों से रिलेटेड भी हो सकती है, मटेरियलिस्टिक, और ये रिसोर्सेज जो है वो ह्यूमन भी हो सकते हैं। लोग कौन कौन से हैं, कौन सा जना क्या काम कर सकता है अच्छे से, तो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होनी है, उनके लिए हमारे पास क्या क्या रिसोर्सेज हैं, चाहे वो पैसा हो या लोग हो। फिर इन रिसोर्सेज का जुडिशियस यूज़, सोच समझ के यूज़ करना, कौन सा जना सबसे अच्छा जो काम कर सकता है हम उसे वही सौंपेंगे। कोई अगर मार्केटिंग अच्छी कर सकता है तो वो मार्केटिंग करेगा, कोई अच्छा प्रोडक्शन पे कंट्रोल कर सकता है तो हम उसको वही देंगे। और मशीन्स, कौन सी मशीन है, पैसे कितने हैं, कौन से डिपार्टमेंट को कितने पैसे देने हैं, किसको कितनी जॉब्स देनी है, तो इसमें फिर असाइन ड्यूटीज़ आ जाता है, कौन सा ग्रुप कौन सा टास्क करेगा। प्रोडक्शन में भी अलग अलग लोग हो सकते हैं, एक मशीन पे एक, दूसरे पे दूसरा, तो ग्रुप टास्क को बनाना। फिर इस्टेब्लिश द अथॉरिटी, हमने ये चेन पढ़ा था ना, हायरार्की। इस चेन में है अथॉरिटी बनाना कि किस व्यक्ति के नीचे कौन सा आदमी काम करेगा। फिर एलोकेट रिसोर्सेज, अगर आपने अथॉरिटी दी और रिसोर्सेज नहीं दिए, मतलब आपने इसे टॉप पे तो बिठा दिया लेकिन इसके पास ना पैसा है ना पावर है, तो फिर बेकार है। तो यहाँ हमें क्या क्या तय करना है, हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, कौन करेगा, क्या करेगा, कब करेगा, कहाँ करेगा और कैसे करेगा, ये सब ऑर्गेनाइजिंग में हमें करना है। जो मशीनें कम हैं वो लेकर आनी है, जो पैसे नहीं हैं उनका अरेंजमेंट करना है। यहाँ पर हम सिर्फ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं चीज़ों को, काम अभी शुरू नहीं हुआ है, अभी सिर्फ हमने सारी चीज़ों को एग्जामिन किया है कि हमें क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी, क्या वो हैं या नहीं है। फिर आता है प्रमोट एफिशिएंसी एंड इफ़ेक्टिवनेस। फिर हम देखेंगे कि एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस हम जो मशीनें ला रहे हैं उससे होती है या नहीं। जैसे अगर आपको याद हो, इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी वाले केस में हमने करा था कि अगर मान लीजिए हमें 500, कोई भी सामान 500 बनाना है, अब अगर हम उसमें 100 लोग लगाते हैं तो वो काम हमारा 5 दिन में हो रहा है, ठीक है। और अगर हम 200 लोग लगाते हैं तो वो काम मेरा 2 दिन में हो रहा है। अब अगर हमारे लिए टाइम इम्पॉर्टेंट है कि हमें 2 दिन में ही पूरा करना है तो हम लोग बढ़ाएंगे, और अगर मेरे लिए टाइम इम्पॉर्टेंट नहीं है तो हम लोग ना बढ़ाकर दिन बढ़ाएंगे। तो हमें ये सोचना है कि हमें एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस को बैलेंस किस तरह से करना है। फिर देखेंगे डिफरेंट बिजनेस रिक्वायर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, अलग अलग बिजनेस में अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं, कॉल सेंटर्स में अलग होते हैं, स्कूल्स में अलग होते हैं, पॉलिटिक्स में अलग होते हैं, मार्केटिंग में अलग होता है, प्रोडक्शन में अलग होता है। तो अलग अलग तरह का जो बिज़नेस, आपको क्या लगता है अगर कोई दवाइयाँ बनाता है और कोई कपड़ा बनाता है तो दोनों में बिज़नेस एक तरह से चलेगा? बिल्कुल नहीं। कपड़ों में ऐसी डेडलाइंस नहीं होंगी जैसे आपकी दवाइयों में है। दवाइयों में आपका जो क्वालिटी है वो भी बहुत ज़्यादा प्रिसाइज होना चाहिए, जो कि कपड़ों में उतना नहीं होता। तो अलग अलग बिजनेस में अलग अलग तरह का स्ट्रक्चर होता है। तो हमने पी और ओ कर लिया, प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग। अब हम आते हैं स्टाफिंग पर। स्टाफिंग का मतलब अब काम करेगा कौन, मशीनें आ गई, पैसे आ गए, हमने तय कर लिया हमें कितने लोग चाहिए, प्रोडक्शन में कितने चाहिए, मार्केटिंग में कितने चाहिए, सेल्स में कितने चाहिए, प्लानिंग डिवीजन में कितने चाहिए, सब तय कर लिया। अब लोग भी तो चाहिए, तो ये है स्टाफिंग। इसमें है हमें राइट पीपल फॉर द राइट जॉब, सही काम के लिए सही जने को रखना। जो जना मार्केटिंग अच्छी करता है उसे मार्केटिंग में रखेंगे, कोई जना लिखता अच्छा है तो उसे हम जो न्यूज़पेपर में कटिंग्स या इस तरह की चीज़ें उसमें रखेंगे, किसी की ग्राफिक्स अच्छी है वो डिज़ाइनिंग करेगा, उसके लिए उनकी क्वालिफिकेशन सही होनी चाहिए। इसीलिए अब हम पढ़ रहे थे ना, मैनेजमेंट इज़ अ साइंस और आर्ट और प्रोफेशन, तो क्वालिफिकेशंस और एक्सपर्टीज उस सब्जेक्ट में होना चाहिए। ह्यूमन रिसोर्स का ये फंक्शन है, मतलब स्टाफिंग में हम किसको डील कर रहे हैं, ह्यूमंस को, और क्योंकि हम ह्यूमंस को डील कर रहे हैं तो ये ह्यूमन रिसोर्स का फंक्शन है। इसमें हम क्या करते हैं, 4 काम है इसमें। रिक्रूटमेंट करते हैं, रिक्रूटमेंट से पहले हम लोगों को सिलेक्ट करेंगे, फिर उनको प्लेस करेंगे, और अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम उनकी ट्रेनिंग करते हैं। तो लोगों को सिलेक्ट करके आते हैं हम कंपनीज़ में उन इंटरव्यूज़ के द्वारा,
फिर हम उनको प्लेस करते हैं कि हमारी कंपनी में वो किस लेवल पर प्लेस किए जाएंगे, हाई लेवल, लो लेवल या मिडिल लेवल। और अगर उन्हें किसी ट्रेनिंग की ज़रूरत है तो अपनी कंपनी की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग हम उनको ट्रेन करते हैं। तो ये हो गया स्टाफिंग। अगर हमारा स्टाफ सही है, सही लोग सही जगह पे, ये टारगेट हम पक्का अचीव कर लेंगे। और इन स्टाफ को कोशिश होनी चाहिए कि ये हमारे लिए लॉयल हों। ये लॉयल कैसे हो सकते हैं? डायरेक्टिंग से, मतलब इन्हें जो डायरेक्शंस मिल रहे हैं, जो इनका बॉस है वो इन्हें अच्छे से डायरेक्ट करे। डायरेक्टिंग का मतलब है इन्फ्लुएंस टू परफॉर्म, इनको मोटिवेट करना कि वो अच्छे से परफॉर्म कर सके, उनका परफॉर्मेंस परफेक्ट हो, जो उनसे उम्मीद की जा रही है वही हो और हम टारगेट तक पहुंच जाए। तो इसमें हर व्यक्ति अपनी पूरी टीम को साथ लेके चलता है। इसके दो कंपोनेंट्स हैं, पहला तो है मोटिवेट करना कि तुम ये काम कर सकते हो, और दूसरा है लीडरशिप, ये दिखाना कि काम होना कैसे है। ये दोनों चीज़ें ज़रूरी है। मोटिवेशन का मतलब हो गया कि उनको प्रोत्साहन देना कि तुम कर सकते हो, और लीडरशिप का मतलब नेतागिरी नहीं है कि आप उन पे दादागिरी करें। लीडरशिप का मतलब उन्हें सही रास्ता दिखाना। जैसे ये जो बॉस है, ये अपनी पूरी टीम को देखो कहाँ पर लेके जा रहा है, अपने गोल के लिए। तो ये है लीडरशिप। इसके लिए इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी के थ्रू आप मोटिवेट भी कर सकते हो और एक अच्छे लीडर बन सकते हो। लीडर वो नहीं है जो अपनी बात हमेशा मनवाए, लीडर वो नहीं है जो सबसे आगे चले, लीडर वो है जो सबको अपने साथ लेके चले। इसके लिए लगातार सुपरविजन की ज़रूरत होती है, लोगों को मॉनिटर करना पड़ता है कौन सा जना कैसा काम कर रहा है, और तारीफ और प्रोत्साहन से हम इन्हें आगे बढ़ा रहे हैं। क्रिटिसिज्म का मतलब नहीं हम औरों की बुराइयां करें, लेकिन उन्हें कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करना होता है कि किस तरह से जो कमियां ऑब्जर्व की गई हैं उसको दूर किया जा सकता है। तो जो कमियां हैं उनको दूर किया जाए और जो अच्छाइयां हैं उनकी तारीफ की जाए, और इस तरह से हम उनको डायरेक्ट करके कंपनी को गोल की तरफ ले जाते हैं। आखिरी जो इसका फंक्शन आता है वो है कंट्रोलिंग, और ये बहुत ज़रूरी है, लगातार चलता रहता है। अब ये जो व्यक्ति आपको यहाँ बैठा है, जैसे सीसीटीवी भी लगे होते हैं, वो कर क्या रहा है यहाँ पर? ये कंट्रोल कर रहा है जितने भी फिगर्स आ रहे हैं उनको अपनी प्लानिंग से। हमने प्लानिंग में अपने ऑब्जेक्टिव्स तय करे थे, कंट्रोलिंग में जो फिगर्स आते हैं हम देखते रहते हैं कि वो उसके अकॉर्डिंग कितने सही हैं और कितने गलत हैं। तो यहाँ पर क्या करना होता है? मॉनिटर ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस, जो हमारी परफॉर्मेंस आती जा रही है हम उसे लगातार मॉनिटर करते हैं। स्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस, हमें एसओपीज, इन्हें हम कहते हैं एसओपी, स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस हमें तय करके रखने पड़ते हैं, और इसके थ्रू ये जो हमने स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस बनाया है, इसी पे हम जो हमारी परफॉर्मेंस है उसको मेजर करते हैं। अगर वो हमारी एसओपी से अच्छी है तो हमारा जो प्रोग्रेस है वो ज़्यादा अच्छा है, और अगर इससे कम है तो हमें इम्प्रूवमेंट करने की परफॉर्मेंस में ज़रूरत पड़ेगी। फिर कंपेयर विद द इस्टेब्लिश्ड स्टैंडर्ड्स, तो जो हमारी अपनी करंट परफॉर्मेंस है इसको हमने इससे कंपेयर कर लिया। कंपेयर करने के बाद हमें इसमें सुधार करना पड़ेगा, उसके लिए फिर से इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन चाहिए। कम्युनिकेशन के थ्रू हम ऊपर वालों को भी कम्युनिकेट करेंगे कि क्या कमी है और कैसे दूर किया जाए, और नीचे वालों को भी कम्युनिकेट करेंगे। जैसे ही हमें कमी नज़र आए वैसे ही वी हैव टू टेक करेक्टिव एक्शन। जो भी डिविएशन आ रहा है रिजल्ट में उसको हमें फ़ौरन करेक्ट करना पड़ेगा। जैसे अगर हमारा इतना आ रहा है, कम आ रहा है ना ये प्रोडक्शन, तो हमें इसको फ़ौरन देखना पड़ेगा कि क्या कमी है, बिजली नहीं है, लोग नहीं है, मशीनरी का प्रोडक्शन कम है, क्या रीजंस हैं कि ये डिविएशन आ रहा है, और उसके बाद उसे ठीक करना पड़ेगा। करेक्टिव एक्शंस हमें लेने पड़ेंगे, और इस करेक्टिव एक्शन को लेने के लिए अथॉरिटी ही अगर नहीं है तो क्या फ़ायदा। मान लीजिए मैंने कंपनी चलाई है और मुझसे कहा गया है कि आपको 500 पीसेस प्रोड्यूस करने हैं। 500 पीस प्रोड्यूस नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि लोग टाइम पर नहीं आते। अब लोग, क्योंकि 8 घंटे की उनकी शिफ्ट है और वो 8 घंटे में सिर्फ 6 घंटे काम कर रहे हैं। अब मैं उनको अगर कुछ बोलूँगी और वो मेरी शिकायत ऊपर कर देते हैं, मेरे पास कोई अथॉरिटी नहीं है अगर उनसे 8 घंटे काम कराने की, तो मैं कोई करेक्शन नहीं कर सकती हूँ। तो करेक्टिव एक्शन लेने के लिए अथॉरिटी भी होनी चाहिए। अगर कोई सुपरवाइज़र है उसको ये पावर होनी चाहिए कि अगर कोई लेट आ रहा है तो उस पर एक्शन लिया जा सके। ये है कंट्रोल। क्लियर? अब इसके बाद आता है हमारा कोऑर्डिनेशन। अब कोऑर्डिनेशन अगर करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं सोच रही हूँ पहले इसी का चेक करें कि आपको कितना समझ में आया है। आपको इसी तरह की केस स्टडीज़ आएंगी, और अगर आपको कीवर्ड्स याद हैं तो आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे। नेम द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच हेल्प्स इन द फॉर्मुलेशन ऑफ फ्यूचर प्लान्स। फ्यूचर प्लान्स बनाने के लिए फॉर्मुलेट करना है इन द लाइट ऑफ प्रॉब्लम्स दैट वर आइडेंटिफाइड एंड दस हेल्प इन बेटर प्लानिंग फॉर द फ्यूचर।
तो इसमें आपको ये देखना है, सिर्फ अभी प्लान नहीं करा है इन्होंने, इसमें कौन सा फंक्शन है जो फ्यूचर प्लान्स को बनाने में मदद करता है इन द लाइट ऑफ प्रॉब्लम्स विच वर आइडेंटिफाइड, ये भी ध्यान में रखना। तो फिर उसके बाद मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए क्या ये प्लानिंग है या कंट्रोलिंग है। इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा ना, इन दोनों में ही हम प्लान भी करते हैं और करेक्ट भी करते हैं, लेकिन हमें प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके तब ठीक करना है। तो मेरे को फटाफट कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए, और अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करो। फिर से हर वीडियो के बाद मैं आपको ये समरी दे रही हूँ जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अपनी कॉपीज़ में बना लो, ये आपको याद चीज़ें करने में बहुत हेल्प करेगा एग्जाम में। इसको बिल्कुल एज इट इज़ कॉपी कर लीजिए। अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द लास्ट टॉपिक ऑफ द लेसन, कोऑर्डिनेशन।